मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसके बारे में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। इसका पार्ट जो सेकंड है वो चल रहा है और सेकंड पार्ट जल्द ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कल हमने जहाँ छोड़ा था कि वो महिलाएं, उससे उम्मीद नहीं थी कि उसको उस घर से भगाने के लिए कह देगी, और जैसे ही उसने उन्हें भगाने के लिए कहा कि उस साधु को यहाँ से भगा दो, उस बेगर को, उस भिखारी को यहाँ से भगा दो, उसके लिए कोई खाना नहीं, हमने पूरा एक सप्ताह हो गया है, कम से कम अब वो कोई ऐसा दूसरा घर ढूंढ ले जहाँ से उसको भिक्षा प्राप्त हो और इस घर का पीछा छोड़े। ये बात हमारे बीच में चल रही थी। तभी वहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स नाम का चैप्टर जो है उसका सेकंड पार्ट चल रहा है। तो देखिए, अम्मा अम्मा ओ, क्या चिल्ला रहा है? अम्मा अम्मा ओह। अम्मा अम्मा का मतलब, ओ का मतलब वो ऐसे कर रहा है, अम्मा अम्मा ये क्या कर रहे हो? इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग एंड रंबल समवेयर इन हिज विस्टर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। अब देखिए, वेल का मतलब होता है इट बिगेन्स। ओ सैड हिज वेल माइट बी, यानी वेल का मतलब होता है दर्द भरी आवाज। जब उसको भगाने के लिए कहा गया कि आप दूसरा घर है वो सर्च कर लीजिए, खोज लीजिए जहां आपको भिक्षा प्राप्त हो जाए। ओ सैड हिज वेल माइट बी, सैड हिज वेल माइट बी, उसकी दर्द भरी आवाज, अर्थात उसमें दर्द था, उसको भूख लगी हुई थी, वो खाना खाना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि इस घर से उसको खाना मिलेगा। बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, बट इज वॉजंट सर्टेनली फीबल। फीबल का यहाँ हमारे मीनिंग रहेगा कमजोर। बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, लेकिन अब की बार वो कमजोर आवाज नहीं थी। बट इट वो सर्टेनली वॉजंट फीबल, यानी वो आवाज कमजोर नहीं थी पहले की तरह। क्या थी? इट बिगेन इन ए डीप, उस वो आवाज में गहराई थी, स्ट्रॉन्ग ताकत थी, एंड रंबल, रंबल का मतलब हड़बड़ाहट की आवाज थी। कहीं ये नहीं कि उसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको कुछ चापलूसी भी करनी पड़ेगी खाने की, तो हड़बड़ाहट थी उसमें, रंबल था उसमें। रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड, विदर्ड का यहाँ अर्थ होता है सिकड़ी हुई, विदर्ड यानी सिकड़ी हुई, तो यानी समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, बेली यानी पेट, यानी उसके सिकुड़े आवाज की अब से आवाज निकली हुई थी, उसके भूखे पेट से आवाज निकली थी। एंड केम बूमिंग, और बूमिंग का मतलब होता है यानी गूंजती आवाज। फिर जो आवाज थी बूमिंग थी, उस आवाज में, उस रिदम में, उस साउंड में आवाज थी बूमिंग। स्टैंड ब्राउन, स्टैंड यानी दाग लगे हुए, स्टैंड ब्राउन बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, यानी उसकी आवाज, उसके मुंह से जो आवाज निकली वो गूंज रही थी। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके बचे हुए जो दांत थे, यानी चेहरे के केवल दांत दांत दिखाई दे रहा था। स्टैंड ब्राउन, जो कि स्टैंड यानी होता है उसमें दाग लगे हुए थे, ब्राउन भूरे भूरे, विथ बैटल च्विंग, यानी बैटल यानी होता है पान, क्या होता है? पान, और च्विंग यानी चबाते, यानी पान चबाने के उसके दांतों पर जो दाग लगे हुए थे वो दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से ये जो चैप्टर का जो पहले का पैराग्राफ रिमेनिंग था वो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? अम्मा अम्मा ओ सैड इज ए वेल माइट बी, अम्मा अम्मा है माता श्री, माता जी। सैड उसने कहा, SAID सैड होना चाहिए था, सैड, अम्मा अम्मा। सैड इज वेल माइट बी, सैड यानी दुखी होकर के, वेल यानी दर्द भरी आवाज में उसने कहा। बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, लेकिन उस आवाज में क्या था? कमजोर नहीं थी वो, उस आवाज में उमंग थी, जोश था, दबंग थी। इट बिगेन इन डीप, उसमें गहराई थी, स्ट्रॉन्ग ताकत थी, रंबल उसमें हड़बड़ाहट थी, एंड समवेयर इन हिज विदर्ड्स बेली, जो उसके विदर्ड्स यानी यहाँ है सिकड़ी हुई, बेली यानी पेट, उसका सिकड़ा हुआ जो पेट था, अर्थात उसका जो भूखा पेट था, उससे वो आवाज आ रही थी। एंड केम बूमिंग, गूंजती हुई आवाज, आउट ऑफ हिज माउथ, यानी उसके मुंह से आवाज जो है कैसे आ रही थी? गूंजती हुई आ रही थी। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, और उसके बचे हुए कुछ जो दांत थे वो दिखाई दे रहे थे। एंड स्टेन्ड ब्राउन विथ बैटल च्विंग, बैटल च्विंग यानी चबाना, च्विंग यानी होता है चुंबक वगैरह यूज करते हैं ना, च्विंग करते दबाते रहते, च्विंगम बोलते हैं, यानी उसको चबाना। तो उसके दांतों के चबाने के ऊपर, यानी उसके दांतों के ऊपर पान के भूरे भूरे निशान लगे हुए थे, उसके मुंह से वो चीजें दिखाई दे रही थी। अब देखिए, रवि टेल हिम देयर,
इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि कोई आवाज दे रहा, संबोधन कर रहा, रवि, रवि को सुना कह रहा है, टेल हिम बता दो उसे, टेल हिम बता दो उसे, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी शेष नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी शेष नहीं बचा, इन द किचन, रवि उसे बता दो कि रसोई में अभी कुछ शेष नहीं बचा है। एंड कॉल्ड रुक्मणी, किसने कहा, कॉल्ड रुक्मणी, रवि को रुक्मणी ने कहा कि उसे बता दो कि रसोई में कुछ भी शेष नहीं बचा है, अर्थात रसोई में जो खाना था वो समाप्त हो गया है, किस बचा नहीं है तो उसको कहाँ से देंगे अभी। अब ये बात कही, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसे ये भी कह दो कि दोबारा इस घर में मत आए, एंड he is not to come again, tell him that, और उसे ये भी बता दो कि दोबारा इस घर में न आए। she sounded fed up, हम उससे fed up यानी परेशान होना, she sounded fed up यानी वो परेशान हो गए हैं, sounded का यहाँ प्रतीत होना, आवाज से ऐसा प्रतीत हुआ कि वो, यानी she sounded fed up, उसकी आवाज़ से ऐसा लगा कि वो उसके आने से परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए कि रोज़ रोज़ वो आ जाता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ता है, उनकी इस तरह के कई बातें उनके दिमाग में आने लगी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट, रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि डिडंट हैव, रवि ने बिल्कुल भी नहीं किया, टू रिपीट यानी पुनरावर्ती, इट ऑल टू द बेगर, उसकी अम्मा ने जो कुछ कहा था उसको रवि ने दोबारा बिल्कुल भी रिपीट नहीं किया भिखारी के लिए कि मेरी माताजी ने ऐसा कहा है, क्योंकि वो दोनों सेम ही जगह खड़े हुए थे, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, रवि उसके पास खड़ा हुआ था, अंदर से आवाज आई तो जो कुछ रवि ने सुना वो ही भिखारी ने भी सुन लिया, यानी रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि ने ये सब भिखारी के लिए क्या नहीं किया, रिपीट नहीं किया, क्योंकि ये सब उसे भी सुनाई दे रहा था। एंड व्हाट हिज मदर सेड had been easy for them all to hear, कि what his mother said, जो कुछ भी उसकी माँ ने कहा, what his mother said had been easy to for them, ये उन सब के लिए आसान था, all to hear कि इसे सब सुन सकते थे कि उसकी माताजी ने क्या कहा है, तो रवि के लिए उसको रिपीट करना जरूरत नहीं थी, उसको भी सुन गया। There under the neem tree, there under the neem tree, जो उस नीम के पेड़ के नीचे थे उन सबको वो बात सुन गई। The beggar sat up and sighed, बेगर है, सेट अप एंड साइड, उसने आहें भरी, लंबी सांस ली, उसका सेटअप अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करते हुए उसने सेटअप किया, साइन किया और एक लंबी सांस भरी। और इसमें जो जो मीनिंग्स आपके सामने आ रही, देखिए वेर यानी होता है दर्द भरी आवाज़, रंबल यानी होता है गड़बड़ाहट की आवाज़, विदर्ड यानी ऊपर मैंने जो बताया सब चीज़ें मैंने लिख भी दी है, विदर्ड यानी यहाँ होता है सिकड़ना, विदर्ड यानी सिकुड़ना या सिकड़ा हुआ, और बेली यानी पेट, बूमिंग यानी गूंजती आवाज, स्टेन यानी दाग लगे हुए, बेटल यानी पान, एंड फेडअप यानी परेशान हो गए। ये मीनिंग्स तो आपको एज ए होमवर्क के रूप में करनी है, ये जो आपकी मीनिंग्स जो हैं ये आप HW के रूप में भी कर सकते हैं, कर सकते क्या, करना ही है। तो इस प्रकार से ये आपका पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होता है और आगे वाले पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साधु ने कहा आई सेल गो, ही सेड वियरली, वियरली यानी होता है थके हुए भाव से, आई सेल गो, ही सेड वियरली, आई सेल गो, ही सेड वियरली, उसने बड़े ही थके हुए भाव से कहा कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव और ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री या अंडर दिस नीम ट्री, उसने कहा ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, कि आई सेल गो, ही सेड वियरली, उसने बड़े ही थके हुए भाव से निराश मुद्रा में ये कहा कि मैं चला जाऊंगा,
मैं चला जाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर, मुझे यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेने दीजिए। अंडर दिस ट्री, मुझे यहाँ थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दीजिए। साधु ने भिखारी ने क्या कहा कि ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दीजिए। द सन इज सो हॉट, द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत तेज चमक रहा है, बहुत गर्मी महसूस हो रही है। अर्थात सूर्य की किरणें इतनी तेजी से चमक रही है, इतनी तेजी से धरती पर गिर रही है कि पूरी जो सड़कें हैं वो गर्म हो रखी है। बाहर बहुत तेज धूप है, सर्दी पड़ रही है, सूर्य बहुत तेज चमक रहा है। एंड द तार, तार यानी होता है डामर की जो सड़कें होती है उसके ऊपर जो डामर लगी हुई होती है उसको बोलते हैं तार। और लिख देता हूँ TAR, तार यानी होती है डामर। क्या होती है? डामर। द तार हैज मेल्ट, मेल्ट यानी होता है परिवर्तित होना, MELT, मेल्ट यानी परिवर्तन या बदलना, या उसमें पिघलना भी कह सकते हैं। दूसरे में कहें तो सीधा अर्थ क्या होता है? पिघलना, परिवर्तन होना। पिघलना भी परिवर्तन होता है, मेल्ट भी परिवर्तन होता है, पिघलना भी होता है। तो द मेल्ट ऑन द रोड, द सन इज सो हॉट, सूर्य इतना तेजी से चमक रहा है। द तार हैज मेल्ट ऑन द रोड, सड़क पर लगी हुई डामर है वो पिघल रही है, पिघल करके गर्म हो रही है और उसके ऊपर चलना दूभर हो रहा है। एंड माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में पहले ही छाले हो रखे हैं, फपोले हो रखे हैं। गर्मी में चलने से पैरों के नीचे की जो त्वचा होती है, चमड़ी होती है, वो जले हुए के समान हो चुकी है, अर्थात चलना संभव नहीं है। He stretched out his feet, he stretched यानी फैलाना, stretched यानी फैलाना, out his feet अपने पैर को, to show a large, उसने अपने पैर को लंबा किया, लंबा पसारा और बच्चों को दिखाया कि देखो इसमें घाव हो रखे हैं। एंड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, यानी उसमें पिंक कलर के, पीलिंग यानी चमड़ी के ऊपर, ब्लिस्टर्स यानी फफोले हो रखे थे। ऑन द सोलोज, सोलोज यानी जो पैर का जो हिस्सा होता है नीचे वाला, ये उसके जो तालू होते हैं, उसके जो तलवे होते हैं, सोलोज है, उनके अंदर क्या हो रहे थे? फफोले हो रहे थे। ऑन हिज बेयर फीट, उनके नंगे पाँव पर, यानी नंगे पाँव पर चलने के कारण उनके पैर के जो तलवे थे उनमें बड़े बड़े फपोले हो रखे थे, फाले हो रखे थे। I supposed he didn't have the money to buy चप्पल्स। I suppose मुझे लगता है, suppose यानी मानना, लगना में, I suppose मुझे लगता है, he didn't have the money to buy चप्पल्स, कि उसके पास चप्पलें खरीदने के लिए धन नहीं है, पैसे नहीं है। I suppose he didn't have the money to buy चप्पल्स, मुझे लगता है या मेरा अनुमान है या मैं मानता हूँ कि he didn't have the money to buy चप्पल्स, चप्पलें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मृदु whispered to मीना रवि, उसने मीना और रवि के कान में फुसफुसाया, मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। अर्थात उसने बड़े धीरे से उसके कान में फुसफुसाया कि मुझे लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है। एंड हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या आपके पास घर पे कहीं कोई पुरानी चप्पलों की जोड़ी पड़ी है क्या? पेयर यानी जोड़ी, तो यहाँ हाउस के अंदर कोई जोड़ी पड़ी है क्या? किसकी जोड़ी? चप्पल, जूते, जो भी कोई पहनने की हो, कोई ऐसा पड़ा है क्या आपके पास? उसको दे देते हैं। फिर वो बात करे, आई डोंट नो, रवि सेड, रवि ने कहा मुझे तो नहीं मालूम मेरे पास है कि नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, कि मेरे वाली तो इतनी छोटी है कि इनके पैरों में फिट ही नहीं हो पाएगी। कि माइन आर टू स्मॉल, मेरी इतनी छोटी है, टू फिट यानी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, आ नहीं पाएगी, हिज फिट यानी उसके पैरों में, कि मेरे वाले चप्पल्स इतने छोटे हैं कि उनके पैरों में फिट नहीं हो पाएंगे। और आई हैव गिवन देम टू हिम,
और मैं अगर इसको दे भी दूँ, और आई हैव गिवन देम टू हिम, वरना मैं तो इसको दे देता, मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, उसके पैर तो मीना और मृदु के पैरों से भी लंबे हैं, लार्जर हैं, बड़े हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए वियरली जो है थके हुए भाव से, ब्लिस्टर्स यानी फफोले, पीलिंग्स यानी चमड़ी, सोलोज यानी पैरों के तलवे, बेर यानी नंगे, टार यानी डामर, और मेल्ट यानी पिघलना। और ये कुछ आपकी मीनिंग्स थी। वियरली यानी थके हुए भाव से, सोलोज यानी पैरों के तलवे अर्थात पैर का ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, और ब्लिस्टर्ड यानी अपने जैसे पैर चलने से पैरों में फफोले हो जाते हैं, पैर की जो त्वचा कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है, उसमें दर्द होने लगता है, तो ऐसे जो फफोले होते हैं उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड। बेर यानी होता है नंगा पांव, यानी बिना चप्पल के बिना जूते के आप चलते हो तो जैसे नंगे पांव बोलते हैं उसको। पीलिंग यानी होती है चमड़ी, टार यानी होता है डामर, मेल्ट यानी पिघलना। अब उसमें जैसे पैर लार्जर यानी बड़ा, फिट यानी पैर होता है, और कोई इंपॉर्टेंट, विस्पर्स यानी फुसफुसाया, सपोज यानी अनुमान लगाना, आइडिया करना, सोचना, विचार करना, ऐसे कुछ मीनिंग आप ले सकते हैं। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। देखिए आई शैल गो गो, आई शैल गो, आई शैल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ही सेड वियरली, उसने थके हुए भाव से कहा कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, उसका चेहरा उतर जाता है। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने दीजिए। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में पहले से ही छाले निकले हुए हैं, मैं पहले से ही पैदल यात्रा में चला हुआ हूँ और मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं। He stretched out his feet to show large pink bling blisters. He stretched यानी उसने अपना पैर फैलाया, out of his feet to show large, अपने पैर को लंबा करके फैलाया दिखाने के लिए, to show यानी बच्चों को दिखाने के लिए, stretched, pink bling यानी उसकी चमड़ी पलपली हो रखी थी, चमड़ी के अंदर ब्लिस्टर्स फफोले हो रखे थे। On the sole of his bare feet, उसके नंगे पाँव के नीचे फफोले हो रहे थे, फाले हो रखे थे। I suppose he didn't have to money, मैंने सोचा, मैंने अनुमान लगाया, मैंने विचार किया कि he didn't have the money to buy a चप्पल्स, buy यानी खरीदना, कि उसके पास चप्पलें खरीदने के पैसे नहीं है। Whisper to मीना एंड रवि, मैं मीना और रवि के कान के पास चिल्लाया, Have you got an old pair in the house somewhere, क्या घर पर आपके पास कोई अतिरिक्त जोड़ी पड़ी है, अर्थात कोई चप्पलों की एक्स्ट्रा अतिरिक्त एडिशनल जो पड़ी हुई हो, पुरानी हो, ओल्ड हो, वो पड़ी हुई हो। तो वो कह रहा है, कौन कह रहा है? आई डोंट नो, रवि सेड, रवि कह रहा है मुझे नहीं लगता या मुझे तो नहीं पता, बट माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज पैट्स, लेकिन मेरे वाली तो इतनी छोटी होगी कि इनके पैरों में फिट नहीं आ पाएगी। माइन आर टू स्मॉल, मेरी तो इतनी छोटी है, टू फिट हिज फिट, कि वो उनके पैरों में फिट नहीं हो सकती। और आई हैव गिवन देम टू हिम, तो मैं उनका तो उन्हें देकर ही क्या करूं। एंड हिज फिट्स वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, उसके पैर तो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े हैं। फिर इसकी कुछ मीनिंग्स देखो, वियरली यानी होता है थके हुए भाव से, ब्लिस्टर्ड यानी होता है फफोले, पीलिंग्स यानी होती है चमड़ी, सोलोज यानी होता है पैरों के तलवे, बेड्स यानी होता है नंगे पांव, टार यानी होता है डामर, और मेल्ट यानी परिवर्तन या पिघलना होता है। डामर जब गर्मी से गर्म होकर के पिघलने लग जाती है और यदि उस पर नंगे पांव चला जाए तो वो पैरों में छाले हो जाते हैं। इस प्रकार से आज का आपका ये जो चैप्टर है या आपका ये जो पैराग्राफ्स है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 16 सितंबर 2020 को 4th शिफ्ट में आपका 12:30 से 1:40 तक टेस्ट होगा, और टेस्ट के लिए आप तैयारी करें। 2 चैप्टर मैंने दिए गए हैं, दोनों चैप्टर्स आप याद करें, पहला और दूसरा। पहला मैंने कंप्लीट करवा दिया है, दूसरा चल रहा है। टेस्ट से पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में इसकी टीचिंग हो जाएगी, उसके बाद इसके 1 दिन में क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। तो आप अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच।